हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए रसायन विज्ञान का एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, मोल प्रवाज। मोल प्रवाज से रसायन विज्ञान में कक्षा 12 में हर बार प्रश्न आया है और कुछ प्रश्न आने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कभी मोल प्रवाज से मोलों की संख्या पूछ ली जाती है, तो कभी मोल प्रवाज के दोनों के मोलों की संख्या पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आज हम मोल प्रवाज के पहले तो मोल प्रवाज में मोलों की संख्या अलग निकालेंगे कि मोलों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं यूपी बोर्ड में। ये 10 ग्राम H2SO4 के मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो ये तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का टॉपिक है। इसके बाद मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक फार्मूला याद होना चाहिए, जो इस प्रकार होता है। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। सभी लोगों को ये फार्मूला याद रहना चाहिए, और याद ना हो तो याद कर लें। मोलों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो आपको सूत्र ये जरूर याद होना चाहिए, भार बटे अणुभार। भार आपका दिया गया है 10 ग्राम। भार आपका दिया गया है 10 ग्राम, तो हम बराबर के 10 लिख लेते ऊपर। अणुभार निकालने के लिए हमें सबसे पहले तत्वों के परमाणु भार ज्ञात होने चाहिए, और परमाणु भार तब तुम्हें ज्ञात होंगे जब आपको परमाणु क्रमांक पता होगा उसका। ठीक है, तो हमारा H2SO4 दिया गया है, इसका हमें अणुभार निकालना है। तो अणुभार निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। H का भार कितना होता है, देखो H एक लौता नंबर है। H एक लौता नंबर है जिसका भार और परमाणु क्रमांक सेम होता है। अगर वो एक नंबर पर है तो उसका भार भी एक ही होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितनी बार आपका है, 2 बार, तो 1 गुणा 2। अब नंबर दूसरा है सल्फ़र। प्लस करके यहाँ निशान लगा लेंगे जब दूसरे नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो सल्फ़र कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पर। इसका परमाणु क्रमांक कितना, 16, और इसका भार ठीक 2 गुना होता है, 16 दूनी 32। ठीक है, लगभग करके कई तत्वों का भार 2 गुना ही होता है। ठीक है, तो इसका 2 गुना भार कितना हो गया, 32, क्योंकि सल्फ़र मेरा 1 बार है। और हमेशा याद रखना, पर अणुभार ज्ञात करने के लिए भार को ही लिखा जाएगा, क्रमांक को कभी नहीं लिखा जाएगा, याद रखना। इसके बाद ऑक्सीजन मेरा होता है 8 नंबर पर, और इसका भार कितना होता है, 16, और हमने कहा था 16 को ही लिखा जाएगा, जो भार होगा वही यहाँ लिखा जाएगा। तो भार कितना है, 16। प्लस करके लगे क्योंकि अगला नंबर चालू हो जाता है ऑक्सीजन का, तो 16 लिख लिया। 16 कितनी बार है, 4 बार, मतलब ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार, 4 लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2 प्लस 32 और 16 चौको 64। इन्हें अगर हम प्लस करते हैं तो 4 2 6 और 2 8, 6 और 3 9। आपका अणुभार निकल आया है, H2SO4 का अणुभार निकल आया है 98। ठीक है, तो अणुभार आपने ज्ञात कर लिया 98। अब 98 नंबर को हम नीचे लिखेंगे सूत्र के अनुसार। अब हमको क्या करना, सीधा सीधा से आपको भाग देना है। 98 का किस में, 10 में भाग देना है। तो भाग दीजिए, 98 का 10 में भाग दीजिए। भाग गया नहीं, दशमलव लगाया तो उससे 0 बढ़ा लिया, 0 बढ़ा लिया। अब हमारे पास 100 हो चुका है। तो 98 एकम 98, कितना बचा, 2 बचा।
अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो हमारा 20 होगा, भाग जाए नहीं तो भाग जाएगा नहीं 20 का, भाग जाएगा नहीं 20 में, ठीक है। तो भाग खवाई बिंदी लगाएंगे, भाग खवाई बिंदी लगाएंगे, फिर हम 1 0 इधर और बढ़ा लेंगे। अगर 98 दूना और 98 तिया 9 तिया 27, 270 के करीबन निकल जाएगा, तो 58 में दूना जाएगा मेरा, 2 बार जाएगा, तो 2 8 16 होता है, और 2 नेम 18 1 19 होता। अब माइनस कर लेते हैं, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 1 बचा, 1 में से गया, आपका 4 से था। बस याद रखना तुम्हारा आंसर आ चुका है 0.102। आंसर क्या आया 0.10, ये तुम्हारे मोलों की संख्या निकल आई है। तो ये किसके मोलों की संख्या निकली? 10 ग्राम H2SO4 के मोलों की संख्या निकल आई है। इसी प्रकार हम अगला एक और मोलों की संख्या के लिए सवाल लाते हैं। सभी लोग अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ साथ में नोट बुक में नोट ज़रूर करते रहें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ अब। अगला प्रश्न, 10 ग्राम जल के मोलों की संख्या ज्ञात करिए। जल के मोलों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको याद रखना है, भार बटे अणुभार। भार हमारा दिया गया है 10 ग्राम, तो भार को हम लिख लेंगे 10 ग्राम। अणुभार हमें जल का निकालना है, तो जल का अणुभार निकालने के लिए भाई प्रोसेस होना चाहिए। हाइड्रोजन 1 होता है इसका भार, तो कितनी बार है 2। ऑक्सीजन का 16 होता है भार, तो ऑक्सीजन 1 ही बार है, तो 16 ही लिख लेंगे। इसे सॉल्व करते 2 एकम 2 + 16, आगे आंसर 18। तो मोलों की अणुभार आपने निकाल लिया 18, तो 18 हम यहाँ पर रखेंगे। अब 18 का सीधा सीधा हम 10 में भाग देंगे। 18 का सीधा सीधा हम क्या करेंगे 10 में भाग देंगे। भाग देते हैं जल्दी जल्दी। 18 का जब तुम 10 में भाग दोगे, देखो मैं एक एक चीज़ आपको भाग देकर दिखा रहा हूँ, मैं अपने ट्रिक से एकदम आंसर नहीं दिखाऊंगा। आप हो सकता है कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो भाग गुणा भी भूल जाते हैं, इसलिए हमने देखा कई बच्चों को हमने खुद पढ़ाया उन बच्चों को, उन्हें अभी भाग गुणा की करने में भी समस्या हो रही है। कुछ ऐसे भी बच्चे आज के टाइम पे हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, खासकर कैलकुलेशन में, मैथ में। ठीक है, तो भाग देते हैं, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे और नीचे वाले 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे। तो 18 बच्चे 90 होता, 5 बार गया, कितना बचा 10 बचा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 18 बच्चे 90, फिर बचा 5, फिर 0 बढ़ाते हैं तो अब हमारा 2 अंक प्राप्त हो गया। याद रखना साइंस में दशमलव के बाद 2 अंक ही आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है, याद रखना। तो आपका आंसर 0.55 आपका बिल्कुल आ चुका है आंसर, ठीक है। इतना सभी बच्चों को समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो हम किस प्रकार से मोल प्रवाह ज्ञात करना है आपको। अब मोल प्रवाह के ऊपर सवाल हर साल बनता है। कभी 2 तत्व यौगिक दिए जाते हैं और दोनों को कभी कभी पूछ लेता है और कभी दोनों यौगिक में से किसी एक का ही पूछता है। तो मोल प्रवाह का सवाल किस प्रकार से हो सकता है आज हम देखते हैं, ठीक है। मोल प्रवाह को मैं एक नए अंदाज में आपके सामने पेश करूंगा और बगैर सूत्र के माध्यम से एकदम सटीक नहीं, बिल्कुल सही आंसर आएगा, बिल्कुल सही। जो आपकी किताबों में आंसर मैच करता है बिल्कुल वही आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर मैं कहूँ, आपका सवाल हो सकता है कि 18 ग्राम C2H5OH का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। का मोल प्रवाह 18 ग्राम C2H5 का, अभी 1 सेकंड, ये तो तुम लगा ही लो। अभी मोल प्रवाह मोलों की संख्या तो अभी निकाली, मोल प्रवाह का प्रोसेस अलग होगा।
18 ग्राम, एक तो तुम्हारा एक चीज़ दे दिया गया, 18 ग्राम मतलब एथिल अल्कोहल दे दिया गया सवाल में, 18 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 72 ग्राम जल H2O। हाँ, सवाल इस प्रकार होता, थोड़ा हम भूल गए थे। तो 18 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 72 ग्राम जल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। अब इसमें देखो सवाल में कुछ भी आपको नहीं लग रहा, उसने एक का नहीं पूछा, उसने कहा 18 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 72 ग्राम जल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। मतलब इस कंडीशन में आपको लग रहा है कि दोनों का ही हमको मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, ना ही कोई सूत्र हम लगाएंगे ना ही कुछ, बस आप अपना फोकस हम पे बनाए रखें, बोर्ड पे बनाए रखें कि किस प्रकार से मैं सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 18 ग्राम जो मेरा भार दिया गया है, 18 ग्राम C2H5, आंसर लिख लो अब सभी लोग, C2H5OH का भार कितना दिया गया, 18 ग्राम। इधर आते हैं, H2O का भार दिया गया है 72 ग्राम। सभी लोग बिल्कुल दिमाग लगाएं इसमें। सबसे पहले आप लोगों को भार लिख लेना है, नंबर 1 पे सब लोगों को, आप लोगों को भार लिख लेना है। दूसरी बात याद रखना है, इसी का अणुभार निकालना है और इसका भी अणुभार निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, C2H5OH का अणुभार निकालने हैं आप लोग, अणुभार के लिए हमने सूत्र सभी को बताया है कि क्या सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। एक सेकंड, पहले तो हम लोग अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालने के लिए हमने बताया था कि किस प्रकार अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अणुभार निकालने के लिए क्या होता है, कार्बन कितने पे आता है आपका, कार्बन कितने पे आता है, मतलब 6 नंबर पे आता है, और 6 का भार कितना होता है, 12। तो 12 कितनी बार है, 2 बार, तो 12 गुणे 2 प्लस AH कितनी, H का भार हमने 1 बताया था, और AH कितनी बार है इसमें, 5 बार, तो 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन का भार होता है 16, क्योंकि एक ही बार है, एक बार लिखेंगे, और H फिर आ गया 1 तो 1 लिख लिया। अब इनका निकालते हैं, जल्दी निकालिए, 12 दूनी 24 प्लस 5 का 5 प्लस 17, क्योंकि 16 1 17, जल्दी प्लस करिए इनको, 24 और 5 ऐसे करें, 7 5 12, 12 और 9, 12 9 कितने होते हैं, अरे 12 4 है, 9 नहीं है, 4 है, 7 5 12 और 4 16, हासिल 1 और 1 और 3 नहीं, 1 और 2 3 और हासिल का 1 4, 46 आ गया इसका अणुभार। अब इधर हम जल का, अरे यार, अब जल का हम निकाल लेते हैं अणुभार। जल का अणुभार निकालते हैं, H2O का अणुभार बराबर, ठीक है। तो अणुभार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, H के 2 हैं तो 1 गुणे 2, और ऑक्सीजन के 16 वो भी निकाला ही था इसका, तो इसका तो 18 भी निकाला ही था। तो नंबर 1 पर तुम्हें भार लिख लेना है, नंबर 2 पे आप लोगों को अणुभार लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे क्या करना, अब नंबर 3 पे अब हम मोलों की संख्या निकालेंगे। नंबर 3 पे क्या करना, मोलों की संख्या निकालेंगे, किसके, इसी के। अब क्या करेंगे, नंबर 3 पे C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार कितना तुम्हारा था, 18। भाई एथिल अल्कोहल का भार कितना था, 18 हम लिख लेंगे। अणुभार आपने निकाला है 46 लिख लेंगे। अब 46 का हम भाग देंगे तो हमें एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या ज्ञात होगी, लेकिन अभी मोल प्रभाज नहीं ज्ञात हुआ, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या भाग देते, जल्दी 46 का भाग दो सभी लोग, यहाँ साइड में भाग दे रहा हूँ, फिर अब इरेज कर दूंगा।
46 का जब 18 में भाग दोगे तो भाग जा नहीं रहा है, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 4 3 12 हो देख कितनी बार जाएगा, 3 बार करके देख लेते हैं कि 4 बार जा सकता है। 4 बार करके देख लो पहले। 4 छंग 24, हाथ से लगा 2 और 4 चुके 16 और 2 18। 4 छंग 24, हासिल 2 और 4 चुके 16 और 2 18। नंबर ज़्यादा हो रहा है इसलिए घटेगा नहीं, हम इससे अब 3 बार हम इसके करके देखेंगे। तिछाक 18, हासिल का 1 और तिचौक 12 और हासिल 13। माइनस कर दीजिए, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गया 4, 42 आया। 42 आया, लेकिन हमें दशमलव का 2 अंक तक चाहिए तो हम और 0 बढ़ा लेंगे और एक नंबर तक और भाग करेंगे। अब जब 46 का भाग 420 में जाएगा तो हम देख लेते हैं कितनी बार जा सकता है। 9 बार करके देख लेते हैं। 9 छंग 54, हाथ लगा 5 और 9 चौक 36 और 5। 36 और 5 कितने होते हैं बताओ जल्दी, 41। 9 छंग 54, 9 छंग 54, 5 हासिल का और 9 चौक 36 और 5 41। माइनस कर लेते हैं जल्दी। 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 0, यहाँ 0 1 बचा, 1 में 1 गया 1 अरे सॉरी, यहाँ 1 बचा, 1 में 1 गया कुछ भी नहीं बचा और 4 में 4 गया कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो आपके मोलों की संख्या निकली 0.39। ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे उधर लगाना है। सबको सवाल दिख गया, भाग दिख गया किस प्रकार लगाया। इसके बाद इसके जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। H2O के मोलों की संख्या, बराबर भार बटे अणुभार। तो भार हमारा दिया गया 72 और भार है कितना 18। तो ये तो सीधा सीधा भाग गया, 18 चौक 72, 4 बार गया तो इसके मोलों की संख्या निकल आई 4। ठीक है, मोलों की संख्या कितनी निकली 4। अब हमको अगला क्या करना, नंबर 4 पे क्या करना है, अब दोनों के मोलों की संख्या को प्लस कर लेना है। अब दोनों के मोलों की संख्या का कुल योग। तो पहली कितनी आई थी 0.39 और दूसरी आई 4। अब इसे प्लस करो जल्दी, कितना हो जाएगा जब 4 तो इसका हो जाएगा 4.39 मोल। कुल मोलों की संख्या निकली 4.39। अब हमें लास्ट प्रोसेस मेरा बचा हुआ है वो भी मोल प्रभाज का। अब हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अगर वो आपसे कहे कि विलेय का, एक बात और हाँ ध्यान रखना, हमेशा जो कम होता है वो आपका विलेय होता है। वो आपका क्या होता है, विलेय। हमेशा मोल प्रभाज 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक विलेय और विलायक। और जो ज़्यादा जो होता है वो होता है आपका विलायक। जैसे जल है वो आपका विलायक के रूप में उपस्थित है। अब मेरे पास जगह कम बची है, अगर यहाँ मैं लगाता हूँ तो आपको हो सकता है कम समझ में आए, तो ऊपर वाला आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें कि ऊपर वाला मैं इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, सबने ओके। इरेज कर रहा हूँ मैं, अब ऊपर वाला ही बिगाड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इतना। तो अब हम क्या करेंगे, मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम इसका मोल प्रभाज निकाल लेता हूँ, एथिल एल्कोहल का C2H5OH का मोल प्रभाज। तो याद रखना, मोल प्रभाज हमेशा याद रखना, जिसका तुम्हें मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखना है। उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखना। उसके मोलों की संख्या कितने आई थी, 0.39 आया था। और कुल नंबर, कुल योग वो नीचे लिखना है। कुल योग कितना है, 4.39। यही तो है। मैंने क्या कहा कि मोलों की संख्या, सूत्र अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे,
मोलों की संख्या, अगर किसी का मोल प्रवाह ज्ञात करें तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल विलेय का योगफल, मतलब कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या आपकी इतनी निकली थी, कुल मोलों की संख्या इतनी, अब जब दोनों का योगफल हुआ तभी तो मोलों की संख्या निकली। उसके मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, दोनों का योग हुआ तो हमें कुल मोलों की संख्या प्राप्त हुई। और जब हमें मोल प्रवाह ज्ञात करना तो हमें नीचे कुल मोलों की संख्या ही लिखनी है। एक बात दिमाग में डाल लें। अब हम देखते हैं क्या दशमलव सेम अंक है, तो हमारा क्या हुआ 39/439। दशमलव ने दशमलव काट दिया क्योंकि 2 अंक के बाद इधर है, 2 अंक के बाद इधर है। अब हम सीधा सीधा इसका भाग कर लेते हैं 439 का 39 में। भाग जा नहीं रहा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 390 फिर भी भाग नहीं गया। फिर हमने इधर 0 लगाया, भाग खाई बिंदी ग्रोह में, फिर एक 0 बढ़ा लिया इधर। अब मेरे पास 3900 हो गया। अगर मैं भाग करूं तो भाग जा सकता है करीबन 9 बार। चेक कर लेता करके, 9 बार हो सकता चला जाए। 9 ने 81, हासिल का 8 और 9 तियाँ 27 और 8 3 और 5 उधर 33, नहीं 9 तियाँ 27, 3 इधर हो गया, 5 उधर चले गया, तो हो गया आपका 35, हासिल का 3 और 9 चौक 36 और हासिल के कितने 3, 36 तो 3 39। नंबर ज़्यादा आ रहा है भाई, 3951 आया, इधर है 3900 नहीं घट रहा है, तो हम आप रखेंगे इधर 8, एक अंक कम करेंगे अब, ठीक है। 8 नेम 72 कितनी बार गया, 8 नेम 9 बार गया, हासिल कितना है 7। 8 यहाँ 24 और 7, 8 यहाँ 24 और 7 कितने, 24 और 7 कितना होता है जल्दी बताओ। 8 यहाँ 24 और 7 31, 8 यहाँ 24 और 7 31, हासिल 3। 8 चकू 32, 8 चकू 32 और 3 हासिल के 35। अब माइनस हो जाएगा आराम से, तो क्या हुआ 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 8 में से 5 गया 8 में से 5 गया 3, 388। तो बस हमें यहीं तक ज्ञात करना था, 2 अंक हमें प्राप्त हो, तो इसका आंसर आ गया 0.08। तो एथिल एल्कोहल का मोल प्रवाह ज्ञात कर लिया हमने। एथिल एल्कोहल का मोल प्रवाह हुआ आपका 0.08, ठीक है। सबने अच्छे से नोट किया से, समझा है। अब बात करते हैं जल के मोल प्रवाह की। ये तो आपका एथिल का मोल प्रवाह हो गया, एथिल एल्कोहल। अब करते हैं H2O के मोल प्रवाह की। H2O का मोल प्रवाह तो कितना निकाला था, मोलों की संख्या आपने कितनी निकाली थी, 4 निकाली थी, ये निकली थी 4। तो 4 को हम ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर कितना हुआ था 4.39। अब सीधी से हम क्या करते हैं, सीधा नीचे से ऊपर भागते, दशमलव को ख़त्म पहले करेंगे। दशमलव कितने अंक बाद, किस दशमलव 2 अंक दशमलव के, अरे दशमलव के पीछे आपके 2 अंक लगे हुए, 1 और 2। तो हम क्या करते हैं, दशमलव को ख़त्म करेंगे तो 2 अंक ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे और नीचे दशमलव ख़त्म हो जाएगा, 439 आ जाएगा। अब हम सीधा भाग करके देखते हैं इसका भी। 439 का भाग जब हम 400 में देंगे तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 439 बड़ा नंबर है और 400 छोटा है। तो फिर हम वही करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब हमारे पास 4000 है। अगर हम 439 का भाग 9 बार करते तो आई थिंक मेरा मतलब है ये चला जाना चाहिए। देखते हैं। 9 ने 81, हासिल का 8, 9 तियाँ 27 और 8 27 और 8 35, 27 और 8 35 हासिल लगा 3 और 9 चौक 36 और 3 39। हाँ आराम से घट जाए, क्योंकि ये 40 है, नीचे आया 39, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, इधर भी 0, बस 49 बचा। अभी हमें 1 अंक तक और ज्ञात करना है, क्योंकि हमारा 1 ही अंक ज्ञात हुआ है।
तो अब करना क्या है ज़रा देखते हैं, करना क्या है ज़रा देखते। 49 नंबर आया है। अब हम क्या करते, इधर 0 बढ़ा लेते 1। 490 इधर 439, सीधा सा एक बार गया भाई, बहुत ही आसान है। एक बार गया तो 439 रख लो और घटा लो। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, 51 शेष। तो इसका आंसर निकल कर आया है 0.91। 0.91। तो दोनों का मोल प्रभाव हमने ज्ञात कर लिया है। पहले का एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव निकल कर आया 0.08 और जल का मोल प्रभाव निकल कर आया 0.91। तो उम्मीद करता हूँ ये मोल प्रभाव और मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी इस सवाल से आप लोगों ने सीखा होगा। बगैर सूत्र के माध्यम से मैंने इस सवाल को लगा दिया है मोल प्रभाव को। बस प्रोसेस तुम्हें याद रखना कि नंबर 1 पे आपको क्या करना है, पहले भार लिख लेना दोनों तरफ, फिर दोनों का अणुभार निकाल लें। नंबर 2 पे चाहे मेरी बात लिख सकते हो, नंबर 1 पे आप दोनों को अलग अलग भार के रूप में लिख सकते हैं। नंबर 2 पे दोनों का अणुभार अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। अब दोनों की मोलों की संख्या भी अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। नंबर 3 पे क्या करना, मोलों की संख्या ज्ञात कर लेना। ठीक है, जब मोलों की संख्या ज्ञात हो जाए तब आप इसके मोलों की संख्या प्लस उसके मोलों की, मतलब दोनों के मोलों की संख्या का कुल योग ज्ञात कर लें। पहले के मोलों की संख्या प्लस दूसरे के मोलों की संख्या का मान साइड में लिख लें। अब लास्ट प्रोसेस आता है मोल प्रभाव। जिसका भी मोल प्रभाव ज्ञात करें तो उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखना है और बटे में कुल मोलों की संख्या लिखनी है जो आपने प्लस करके, दोनों को प्लस करके निकाला, तो वो नीचे रखना है। फिर उससे जब आप भाग देंगे तो आप मोल प्रभाव ज्ञात कर पाएंगे। बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा अगर आपने कैलकुलेशन सही किया हुआ तो। उसी प्रकार दूसरे का मोल प्रभाव ज्ञात करना है, दूसरे यौगिक का, तो भाई पहले के मोलों की संख्या को आपको ऊपर लिखना। जैसे अभी जल का निकाला तो जल के मोलों की संख्या को आपको ऊपर लिखना है, बटे कुल मोलों की संख्या लिख लें और फिर भाग दे दें तो अगला नंबर आपके दूसरे का भी मोल प्रभाव ज्ञात हो जाएगा। ये था आज के मोल प्रभाव का ज्ञान और उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है, वही लेके आऊँगा और ये भी एग्ज़ाम में आएगा। बहुत दिमाग में सोच लो, बैठा लो। मोलों की संख्या हर बार आती है, चाहे वो विकल्प में आए, चाहे वो सवाल के रूप में आए, किसी रूप में आए, लेकिन आएगी ज़रूर। और आपका ये मोल प्रभाव अगर आता है तो बहुत अच्छे नंबरों में आएगा। कम से कम 3 से 4 नंबरों का ये सवाल आ सकता है, इसलिए इस पर थोड़ा दिमाग लगाएं और फोकस करें। अगर और इसके एग्जाम्पल चाहिए तो मैं और भी लगवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।